Assalamu alaikum dear student teachers parents and friends, hope you all will be fine and doing well. तो चैप्टर नंबर 4 का जो आखिरी हमारा जो वाइंड अप कर रहे हैं अब वो तो है रिव्यू ऑफ द चैप्टर एंड एमसीक्यूज फ्रॉम द चैप्टर 4, राइट। तो चंद एमसीक्यूज है जो साबिक़ा पेपर में भी आ चुके हैं और चंद एमसीक्यूज है, इसके लिए मैंने शॉर्टकट फार्मूले बनाए और इसके साथ ही चंद एमसीक्यूज मैंने खुद बनाए हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में इट इज़ रिक्वेस्टेड टू यू टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। इस वीडियो को बार बार देखिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और दोस्तों को बता भी दें ताकि आपकी कंसेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो जाए, ताकि जो भी एमसीक्यूज इस चैप्टर से आ जाएगा इंशाल्लाह अभी मैं ये इधर क्लियर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले एमसीक्यूज जो 2018 में आया था इंजीनियरिंग में, उसमें था इफ द मोमेंटम इज डिक्रीज्ड बाय 20%। ये डिक्रीज है, ये इंक्रीज भी हो सकता है 20%। व्हाट विल बी द परसेंटेज डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। अगर मोमेंटम परसेंटेज के हिसाब से चेंज हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज के हिसाब से कितना चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्टकट फार्मूला है, यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है वो दिए गए होंगे, तो मैं ऑप्शन नहीं लिखता क्योंकि टाइम की वजह से, मैं सिर्फ फार्मूला लिखता हूँ। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है कि जब आपने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मोमेंटम की जो परसेंटेज चेंज है ये मालूम करना हो तो याद रखिएगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन द परसेंटेज, इसके लिए शॉर्टकट फार्मूला है 2 डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। ये फार्मूला आप यूज करेंगे। तो जब डिक्रीज हो तो ये माइनस लेना है, जब इंक्रीज इसकी जगह आ जाए इंक्रीज तो प्लस लेना। अब डिक्रीज है तो हम डिक्रीज लेंगे। 2 डेल्टा क्या है? डेल्टा इस इंक्रीज को हम कहते हैं जो मोमेंटम में आई है 20, ठीक है, माइनस 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या लिखना होगा? परसेंट, ठीक है। ये 40 माइनस 20 से 400 डिवाइड बाई 100 इंटू परसेंट, तो ये हो जाएगा 36%। तो अगर मोमेंटम में 20% चेंज आ जाए तो इसमें जो चेंज आता है काइनेटिक एनर्जी में वो 36%। अगर इंक्रीज हो तो यहाँ पे प्लस कर दे तो 44 बन जाएगा, ठीक है। ये एक एमसीक्यू था, आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है। लेकिन ये फार्मूला तब वैलिड है जब हिसाब किताब, जब बात परसेंटेज में हो रही हो। अगर अब इस फार्मूले को मैंने चेंज किया हुआ है, फार्मूले को मैंने किस तरह चेंज किया? अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह किया जाए कि मोमेंटम, इफ द मोमेंटम इज डबल्ड, इफ द मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 1.5, अगर मोमेंटम को डबल किया जाए, 1.5 किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा? तो फिर ये वाला फार्मूला आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। फिर आपने क्या करना होगा? देखिए, इसके रोशनी में मैंने वो एमसीक्यूज बनाए हैं और वो फार्मूला मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि किसी गाइड्स वगैरह में नहीं है, तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो, इफ द मोमेंटम इज डबल्ड, अगर मोमेंटम को डबल किया जाए, या क्वेश्चन इस तरह हो कि इफ द मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय हाफ, एमसीक्यूज इस तरह है, if the momentum is increased by half of its previous value, what will be the increase in kinetic energy? अगर मोमेंटम को हाफ इंक्रीज किया जाए, ठीक है, तो इट मींस कि अब हमने क्या करना होगा? ये हाफ वाली बात, इसको हमने सबसे पहले जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तब जाके आप वो वाला फार्मूला यूज कर सकेंगे। तो हाफ तो हमेशा फुल जो होता है, फुल मोमेंटम, वो हम 100 कंसीडर करेंगे। तो इंक्रीज इन मोमेंटम जो है परसेंटेज के हिसाब से क्या होगा? हाफ 1/2,
हाफ ऑफ द ओरिजिनल। ओरिजिनल कितना हम कंसीडर करेंगे? 100, 100। तो मतलब है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू हो उसको 100% के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? तो ये क्या बन जाएगा? ये 50%। तो अब ये क्वेश्चन इस तरह बना, ये हाफ वाली बात इस तरह बन गई कि इफ द मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 50%, ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी ये आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर आपने फार्मूला यूज करना होगा कि काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीज कितना आएगा? 2 डेल्टा प्लस इंक्रीज है ना, डेल्टा स्क्वायर डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब देखो 2 इंटू 50 है ना, प्लस 50 स्क्वायर डिवाइड बाई 100 इंटू परसेंट। अब ये 100 हो जाएगा, 100 और ये 500 5 5 25 प्लस 25%। इट मीन्स 125% इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगी। क्लियर हुई बात? तो ये है। अब नेक्स्ट हमारा जो एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं जो कि आप फिजिक्स में जहां भी जाके यूज कर सकते हैं, जहां भी आप जाए, वो है कि जब एक क्वांटिटी दूसरी के साथ, इफ हमारे पास एक क्वांटिटी है x, इसका रिलेशन y क्वांटिटी के स्क्वायर से है। दो क्वांटिटी, ये x क्वांटिटी y, लेकिन दोनों का जो रिलेशन है, x का रिलेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द y। तो अगर अब y में परसेंटेज के साथ इंक्रीज आ जाए तो आप यही फार्मूला यूज कर सकते हैं जो कि है 2 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर डिवाइड बाई 100। फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ मोमेंटम के लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड बाय 10%, what percentage increase will be? Will be in kinetic energy। तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है किस चीज के बराबर? 1/2 mv²। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v²। तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुई। काइनेटिक एनर्जी एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि दूसरी फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी के स्क्वायर से रिलेटेड है। तो आपने डायरेक्टली ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो फार्मूले के मुताबिक इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विद परसेंटेज इज इक्वल टू 2 इंटू 10% प्लस 10 स्क्वायर डिवाइड बाई 100। क्या बन जाएगा? ये 220 प्लस ये 100 बाई 100 1 इज इक्वल टू 21%। अगर परसेंटेज इंक्रीज 20 हो वेलोसिटी में, तो काइनेटिक एनर्जी में 21% इंक्रीज आ जाए। क्लियर हुई बात? ये एक जनरल बात है। अब देखो हमारे पास और चंद एमसीक्यूज हैं जो मैंने इधर सॉल्व भी किए हैं और ये इंतहाई आसान भी है। तो एक उस और भी बात है थोड़ी कि चेंज हमेशा इसमें नहीं कि हमेशा y में चेंज आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ये इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए कि x में अगर इतना चेंज आ जाए तो y में कितना चेंज आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये पूछा जाए कि मोमेंटम में नहीं, काइनेटिक एनर्जी में इतना % इंक्रीज या डिक्रीज आ गई, तो मोमेंटम में कितना इंक्रीज आ जाएगा या डिक्रीज। ऐसी सिचुएशन में चेंज इन काइनेटिक, देखिए नोट करिए, ये भी इसी चैप्टर से इंतहाई जरूरी है। इफ द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, what will be the percentage increase in momentum। अभी रिलेशन ही है, क्योंकि दोनों का अगर हम देखें तो हमारे पास रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब इसको मैं मोमेंटम में कन्वर्ट करना चाहूंगा, तो इसको m के साथ मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें, तो m² v²
नहीं जी, यहाँ भी 2m ले लें, ये m के साथ पर कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये किस चीज़ के बराबर, ये पी स्क्वायर के, पी स्क्वायर बाई 2m, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। अब देखो जी मोमेंटम स्क्वायर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी। अब चूंकि चेंज काइनेटिक में आ रही है तो मोमेंटम में कितना चेंज, ये चेंज हम कैसे मालूम करें कि मोमेंटम में कितने चेंज आ गई। तो दोनों का रिलेशन अगर आप देखें तो ये यानी मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना पड़ेगा, आप ऐसा करेंगे, आपको मैं एक शॉर्टकट लिखता हूं और ये शॉर्टकट आपने याद करना है। तो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, ये फार्मूला मैंने बनाए, ये है हमारे पास 1 प्लस परसेंटेज इंक्रीज अंडर द रूट -1 और +1 इनटू 100%। ये फार्मूला ले लें, इसमें वैल्यू पुट कर दें, डेल्टा परसेंट की जगह लिख के 20%, ये हल करिए आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो सिर्फ एक एमसीक्यूज था, इस एमसीक्यूज को मैंने हर एंगल में जो है कवर किया इंशाल्लाह। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट 2018 इंजीनियरिंग में हमारे पास एक और भी एमसीक्यूज आ चुका था इंजीनियरिंग में। वो कुछ इस तरह था कि एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट नंबर सेकंड, ये तो सेकंड नहीं, पता नहीं 5 और छठा था। अच्छा 2018 इंजीनियरिंग में इसमें था कि 2 बॉडीज विद काइनेटिक एनर्जी इन रेशो 4:1, 2 बॉडीज whose ratio of kinetic energy is equal to 4:1। ये फॉर्मूला ये इस तरह लिखिए, ये सेम टू सेम इसलिए लिखना चाहूंगा ताकि ऐसा ना हो कि फिर आप ये बताएं कि ये तो नहीं है इसमें। 2 bodies with kinetic energy in ratio 4:1 are moving with equal linear momentum the ratio of their masses क्या होगी। क्वेश्चन ये है कि अगर 2 बॉडीज है, इनके काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है वो ये है, मतलब एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी दूसरी के 4 टाइम्स ज्यादा है, लेकिन मोमेंटम दोनों का सेम है, तो उनके मास का रिलेशन क्या होगा, मतलब एक बॉडी का मास दूसरी बॉडी से कितना डिफरेंट होगा। तो ये ऐसे किस्म के सिचुएशन में आप नोट करें इसका सोल्यूशन किस तरह होगा कि काइनेटिक एनर्जी 1 फॉर द फर्स्ट बॉडी, दिस वन, काइनेटिक एनर्जी फॉर द सेकंड बॉडी। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन का आपको पता है कि पी स्क्वायर, ठीक है, लेकिन पहले आप ऐसा करें कि काइनेटिक एनर्जी इस चीज के बराबर है हाफ m1v1 स्क्वायर डिवाइड बाय 1/2 m2v2 स्क्वायर, 1/2 के साथ कैंसल, m1v1 स्क्वायर डिवाइड बाय m2v2 स्क्वायर। क्लियर। अब ऐसा करें कि इसको मोमेंटम में कन्वर्ट कर दें। मोमेंटम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे m1 है तो इसके साथ m1 मल्टीप्लाई करें तो ये m1 स्क्वायर बन जाएगी, m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, यहाँ पे m1 मल्टीप्लाई किया तो मजबूरन यहाँ पे m1 को डिवाइड भी करेंगे मैथमेटिक के हिसाब से। अच्छा अब m2 को b स्क्वायर करना पड़ेगा तो m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, तो इसलिए मजबूरन यहाँ पे m2 हमने लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुई। अच्छा तो अच्छा तो ये किस चीज के बराबर हुई, ये मोमेंटम ऑफ वन बॉडी, m2 मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी,
m1 मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी, ये दोनों मोमेंटम चूंकि सेम है दोनों के तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड बॉडी इज m2 डिवाइड बाय m1, यानी मास इसके साथ इसका फिर रिलेशन इनवर्स होगा। ठीक है, इट मींस ये एक पॉइंट नोट करें कि f ऑफ p1 इज इक्वल टू p2। अगर दो बॉडीज हैं उनके मोमेंटम सेम है लेकिन काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है, तो दो बातें नोट कीजिएगा कि काइनेटिक एनर्जी किस बॉडी की ज्यादा होगी अगर मोमेंटम दोनों की सेम है और काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट। तो याद रखिए इस केस में काइनेटिक एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास होगी, इसी केस में काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी होगी। अगर आपसे मास के बारे में सवाल किया गया तो याद रखिएगा कि जिस बॉडी की मास कम है काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चूंकि इसकी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इसका मास कम है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है तो इसकी मास ज्यादा होगी। तो ये रिलेशन इनवर्स हो जाएगी। अगर आपसे सवाल ये किया गया यहाँ पे रेशो ऑफ देयर मास की जगह रेशो ऑफ देयर वेलोसिटीज पूछा गया तो ये रिलेशन होगा। फिर जिस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो वेलोसिटी और मास का रिलेशन क्या है, इनवर्स है, क्योंकि जो ज्यादा मास होता है ना उसमें वेलोसिटी पैदा करना मुश्किल होता है, एक्सेलरेट न्यूटन के लॉ के मुताबिक उसमें एक्सेलरेशन पैदा करना मुश्किल होता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रेशो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 4/1 या आप इस तरह 4:1 इज इक्वल टू m2:m1 है। इसको सीधा कर दें m1:m2 तो ये भी उल्टा हो जाएगी। ठीक है, यानी मतलब है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि m2/m1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 2, m2:m1 इज इक्वल टू काइनेटिक 1:काइनेटिक 2। अब रेशो क्या है, m2:m1 इज इक्वल टू 4:1 है, इसको तरतीब दे दें, मतलब है कि m1:m2 इज इक्वल टू 1:4। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, 1:4। ये क्लियर हुई बात। तो ये बात याद रखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक और एमसीक्यूज जो मैंने बनाया है ये मेरा अपना एमसीक्यूज है। तो इस एमसीक्यूज के रोशनी में हमने एक ये आपके लिए प्रैक्टिस भी है, आप याद भी करें, इस पर प्रैक्टिस भी करें, इस वीडियो को बार बार देखिए। तो हमारे पास एक और एमसीक्यूज है, वो है कि इफ द टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस हैव सेम काइनेटिक एनर्जी द रेशो ऑफ देयर मोमेंटम इज। अगर दो बॉडीज है दोनों के काइनेटिक एनर्जी सेम है, अब मोमेंटम की नहीं, पहले मोमेंटम की बात तब काइनेटिक एनर्जी की। तो अगर काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, एमसीक्यूज है कुछ इस तरह कि एफ ऑफ द टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट masses have same kinetic energies, what will be the ratio between their momentum is ratio between their momentum is क्या होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी दोनों के सेम है, सोल्यूशन इसका क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो है काइनेटिक 1 इज इक्वल टू काइनेटिक 2 दोनों का सेम है, और मास m1 और m2 है, मास इज डिफरेंट है। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का आपको पता है कि मोमेंटम इज p1 डिवाइड बाय p2, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू 2m1 काइनेटिक एनर्जी 1 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय इसके लिए 2m2 काइनेटिक एनर्जी 2 अंडर द रूट। इन दोनों को एक ही रूट में लिखिए, 2m1 काइनेटिक एनर्जी 1, 2m2 काइनेटिक एनर्जी 2 अंडर द रूट। 2 के साथ कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी चूंकि सेम है दोनों के तो कैंसिल हो जाएंगे। तो मोमेंटम
बाय P1/P2 इज इक्वल टू अंडर रूट M1 अंडर रूट M2। ठीक है, तो मतलब है कि मोमेंटम उस बॉडी की ज्यादा होगी जिसका मास ज्यादा है। दिस इंप्लाइज दैट मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द मास। तो मोमेंटम उस बॉडी की ज्यादा होगी जिसका मास ज्यादा हो। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज टू बॉडीज, और ये 2016 मेडिकल में आया था। 2016 मेडिकल 2000 एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज है हमारे पास। ये कैमरा जरा चेक कर दूं, चल रही आज चल रही है। 2016 मेडिकल में ये आया था एमसीक्यूज, और इसमें यह है कि टू बॉडीज पी एंड क्यू हैव सेम मोमेंटम। टू बॉडीज पी एंड क्यू हैज सेम मोमेंटम, but Q has more kinetic energy than P. But Q has more kinetic energy than P if it's option क्या है? A, if Q has weight more than P। बी ऑप्शन है हमारे पास is moving faster than P। दूसरा ऑप्शन है कि ये क्यों जो है P से फास्टर जाएगी, तेज जाएगी। सी हमारे पास जो ऑप्शन है वेट द सेम एज P, दोनों का वेट जो है द सेम एज P, और सी जो ऑप्शन है is moving slower than P, is moving slower than P। ये कौन सा ऑप्शन आपके जहन में ठीक है? अच्छा, अब देखो जी ये हम कैसे हल करेंगे। देखो, ये मैंने आपको ऑप्शन दिया, दोनों का मोमेंटम सेम है। अगर मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक फिर किस बात से होगी? ये आपको एक जनरल में बताता हूँ कि एक ऐसा फार्मूला जो 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 बिल्कुल निचोड़ भी, हाँ बिल्कुल ही निचोड़ बताता हूँ आपको कि एफ P1 इज इक्वल टू P2। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी फिर दो बातों से रिलेटेड है। काइनेटिक एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे मास का जिक्र है, तो देखो मतलब है कि क्यों का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, क्यों का। तो दो बातें हैं क्यों के बारे में, हमारे दो बातें हैं। या तो इसका मास जो है, जो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो इसका मास ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक अगर मोमेंटम सेम हो तो काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक और डिपेंड फिर कम मास पे है। तो अगर क्यों का काइनेटिक एनर्जी पी से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि या तो इसका मास ज्यादा है, या सेकंड जो ऑप्शन है, सॉरी ये बात मैंने गलत बोली। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो इसकी मास कम होनी चाहिए, ये कम होनी चाहिए, लेकिन वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। अब आपने इस ऑप्शन में देखना है कि कौन सी बात दुरुस्त है। वेट मोर देन पी, इसके मुताबिक क्यों का मास ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लेकिन क्यों का मास कम होना चाहिए क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो ये वाला ऑप्शन ये तो ठीक नहीं है। ये वाला देखिए वेट द सेम एज पी, अगर वेट सेम है और मोमेंटम भी सेम है तो फिर तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम होना चाहिए ना। तो ये ऑप्शन तो सिरे से ये तो शामिल ही नहीं है। एज मूविंग स्लो, और ये स्लो जा रही है, ये भी गलत बात है। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन ठीक है, ये कि इट मस्ट मूव फास्टर। ओके जी, अच्छा, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक है। क्लियर?
अब नेक्स्ट और हमारे पास है नेक्स्ट एमसीक्यू। अगर क्लास लंबी हो रही है तो आप बोर मत हो, स्टेप बाय स्टेप देखिए, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास एक और बात है कि सपोज ये मेरा अपना एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज कुछ इस तरह है, एफ एम इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। अगर 5, ये थोड़ा लंबा है लेकिन मैं शॉर्टकट लिखता हूं, lies on the inclined plane of length। एक इंक्लाइंड प्लेन पे इस तरह तिरछी प्लेन पे पड़ा है जिसका लेंथ है हमारे पास 1 मीटर एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन with the x-axis is 30 डिग्री। 30 का एंगल बनाता है। ये मैं डायग्राम बनाऊंगा तब आपके समझ में आ जाएगी। नंबर 1, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये मालूम करना है। वर्क डन बाय ग्रेविटी। नंबर 2, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन ऑफ द प्लेन। ये मालूम कर। एक क्वेश्चन कुछ इस तरह है, देखिए ये हमारे पास एक प्लेन है जो कि यहाँ पे 30 का एंगल बनाता है। ये मास इधर पड़ा हुआ, इसका मास जो है वो 5 किलोग्राम है। और एक और बात नोट करिए कि फ्रैक्शन को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन की कोई इज्जत करनी है, ठीक है। तो ग्रेविटी इस पे कितना काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इसी डायरेक्शन में है, ग्रेविटेशनल, और ये जो नॉर्मल फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में है। तो ये दोनों फोर्स, जब बॉडी नीचे स्लाइड करेगी, फ्रैक्शन है नहीं, जब फ्रैक्शन ना हो तो बॉडी तो स्लाइड करेगी, तो नॉर्मल फोर्स कितना काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना काम करेगा। अब देखो इसका लेंथ जो है वो हमारे पास 1 मीटर है, 1 मीटर इसी डायरेक्शन में। तो अब देखो ग्रेविटी के 2 कंपोनेंट्स बनते हैं। सबसे पहले हम ये वाला हल करेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो देखो ये इस तरह, अच्छा यहाँ पे कितना एंगल बनता है 90, ये ग्रेविटी, ठीक, यहाँ पे 30, तो ये एंगल कितना है, ये 60 डिग्री। अब इस चूंकि ये इस तरह तिरछी है, मतलब इंक्लाइंड है, तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसके 2 कंपोनेंट बनते हैं। एक कंपोनेंट ये है, देखो ये थीटा का फ्रंट वाला साइड है, तो ये है हमारे पास एफ साइन थीटा, थीटा का फ्रंट वाला। और एक जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है अलोंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ये कंपोनेंट ये हमारे पास है एफ कॉस थीटा। तो ये वाला फोर्स और ये हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटी है। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू एफ ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुई बात? तो एफ ग्रेविटेशनल, ये हमारे पास एफ काज, एंगल क्या लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कंपोनेंट, तो ये हमारे पास है थीटा फिलहाल 60 डिग्री इनटू डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है mg, और काज जो है काज 60 1/2 का इक्वल है 1 मीटर, और ये न्यूटन है। तो 5 इंटू 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 जॉल, ये आपके पास वर्क डन बाय ग्रेविटी। नॉर्मल फोर्स कितना काम करेगा, नॉर्मल, चूंकि नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में और ये नॉर्मल है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू एफ मीन्स नॉर्मल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos 90 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल फोर्स के बीच का एंगल इतना है, तो इसलिए नॉर्मल फोर्स जो है वो कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट एमसीक्यूज है 2017 इंजीनियरिंग में। 2017 इंजीनियरिंग, ये नेक्स्ट एमसीक्यूज है। ये कैसा है देखिए, if the force retard the motion of a body the work done will be, अगर एक फोर्स है जो बॉडी के मोशन को कम कर दे, रिटार्ड कर दे, स्लो कर दे, if the force retard the motion of a body the work done will be वर्क डन क्या होगा, नंबर ए नेगेटिव होगा, नंबर बी पॉजिटिव होगा, नंबर सी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड डी डिपेंड्स ऑन पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड्स ऑन एफ एंड डिस्प्लेसमेंट एस, और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो सॉल्यूशन इसका कुछ यूं है कि जब भी फोर्स रिटार्डिंग पैदा करेगी तो फोर्स मोशन का अपोजिट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का साथ अपोजिट होगा। वर्क का फार्मूला है हमारे पास, W इज इक्वल टू एफ एस काज, क्या एंगल लेंगे 180 डिग्री, और ये जरूरी नहीं है कि 180 से कम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी इस तरह जा रही है, इस तरह जा रही है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो ये फोर्स इस तरह भी हो सकता है, तब भी इसका जो एंगल है यहाँ पे जो कंपोनेंट है फोर्स का, ये एफ कास थीटा, ये इतना एंगल है जो कि 90 से ज़्यादा है, तब भी ये रिटार्डिंग पैदा करेगी। लेकिन वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे हम 180 अपनी आसानी के लिए लेते हैं, तो वर्क डन माइनस एफ एस होगा जो कि नेगेटिव वर्क, ठीक है। तो रिटार्डिंग मोशन में जो है नेगेटिव वर्क बॉडी पे होगा, जब नेगेटिव वर्क होगी तो एनर्जी कम हो जाएगी काइनेटिक, ठीक है। अच्छा, एक एमसीक्यूज है जो कि मेरा अपना है, वो एमसीक्यूज कुछ यूं है कि इफ द नेगेटिव वर्क इज डन ऑन ए बॉडी, एमसीक्यूज माय ओन, if the negative work is done on body then its dash will decrease, then its dash will decrease, क्या A काइनेटिक एनर्जी, B डिस्प्लेसमेंट, C स्पीड, D आर। क्या होगा अगर नेगेटिव वर्क बॉडी पे हो तो कौन कौन सी बातें डिक्रीज हो जाएगी, याद है कि स्पीड भी चेंज डिक्रीज हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो कि ज्यादा इसने कवर करना था अब उतना नहीं कवर करेगा, और काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो आपके पास जो है ऑप्शन क्या है, आर है, ठीक है। नेक्स्ट जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है वो है नेक्स्ट एमसीक्यूज, वो ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के मुतालिक है एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट, कि at what height from the center of the earth the gravitational potential will 1/2 with respect to the surface of earth, जमीन के सेंटर से कितने हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है सरफेस के लिहाज से हाफ हो जाएगी। मतलब है एमसीक्यूज अब मैं नहीं लिख सकता, ये शायद मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूं, आप डिस्क्रिप्शन देखिए वीडियो के। तो
अगर यहाँ से कितना हाइट यानी आर कितना होना चाहिए कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको पता है Gm/r², सरफेस पे, ताकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पे जो सरफेस पे है यहाँ पे हाफ हो जाए, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट आर बिकम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सरफेस डिवाइड बाई 2। तो याद रखिएगा ये कैसे होगा, ये आर कितना होना चाहिए, ये स्मॉल आर जो है कितना होना चाहिए। ऑप्शन है हमारे पास, ये क्लियर हुई। ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 या ए, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, बी है स्मॉल आर इज इक्वल टू 2 कैपिटल आर, और सी है आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द आर, और डी है नॉन ऑफ दीज। तो ये है आपके पास ऑप्शन, ठीक है, डबल होना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट, ये वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई यार, 36। अच्छा जी, आप बोर मत हो जाएं, स्टेप बाय स्टेप देखिए वीडियो, और ये MCQs लिख के अपने साथ और इसकी प्रैक्टिस करें। अच्छा जी, नेक्स्ट है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी गिवन to a per kilogram of a body to escape it from the earth's surface। ये वाले MCQs, the minimum energy per unit mass that must be given to a projectile to escape it from the earth surface। कितनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि इसको एस्केप कर दे पर किलोग्राम मास, ठीक है। तो ये 63 मेगा जूल पर किलोग्राम, क्योंकि पर किलोग्राम पर यूनिट मास अगर लिखा है तो इसलिए यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए। 36 मेगा जूल एनर्जी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट MCQs की तरफ हम बढ़ने लगे, और वो है कुछ ये, if the radius of the earth is reduced to half, the gravitational potential at the surface will be। अगर जमीन का जो ये डेंसिटी है इसको अगर कांस्टेंट रखें, लेकिन जमीन का जो रेडियस है अगर इसको हाफ कर दे, ठीक है, हाफ कर दे, जमीन के अंदर जाके नहीं बल्कि जमीन से ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना हाफ आर तक, ये इससे हटा के कोई दूसरी सियारे पे जाके फेंक दे। अगर ज़मीन की मास मतलब हाफ हो गई, फॉर एग्जांपल हाफ हो गई, लेकिन यहाँ पे चूँकि बात रेडियस का है तो मतलब है कि ज़मीन की रेडियस को हाफ कर दिया जाए, डेंसिटी पे कुछ असर ना पड़ जाए, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। तो सबसे पहले आपने MCQs समझना ज़रूरी है। ये मेरा MCQs है अपना, if the radius of the earth is half the gravitational potential at the surface will be कितना होगा। देखिए ऑप्शंस, कई ऑप्शन हो सकते हैं, मैं सिर्फ सॉल्यूशन लिखूंगा। देखिए हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू Gm/r है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर इसको हम देखें तो स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज है, माइनस है इसके साथ, इस अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, डायरेक्टली क्या इसको हाफ कर दिया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डबल हो जाएगी, ऐसा नहीं है यार, ठीक है। क्योंकि ये जो आर है ये इधर मास में भी शामिल है, यहां से भी इसे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा,
मास देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम, ये डेंसिटी है। आप देखिए वॉल्यूम ऑफ द अर्थ अगर अर्थ को कंप्लीटली स्फीयर कंसिडर किया जाए तो रो इनटू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये वाला वैल्यू यहाँ पे लगा दे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस जी, एम की जगह लिखे रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर। अब ये दोनों कैंसिल करके यहाँ पे 2 रह जाएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू 4/3 पाई रो जी आर स्क्वायर। अगर ये सारी बातें कांस्टेंट हो तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो रिलेशन है वो आर स्क्वायर के साथ है। तो अब अगर रेडियस को हाफ कर दे, इसको हाफ कर दे रेडियस, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 1/4 कम हो जाएगी। दैट इज एफ न्यू आर इज इक्वल टू half of the previous r, then the gravitational potential, the new gravitational potential will be decreased by gravitational potential of the previous divided by 4, तो 4 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप नोट कीजिएगा। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, अगर तो फिर एस्केप वेलोसिटी को क्या होगा, अगर इसी एमसीक्यूज को हम आगे बढ़ा दें कि अगर रेडियस को हाफ कर दें तो व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सरफेस, या हम फिर इस तरह इस एमसीक्यूज को इस तरह बनाना चाहेंगे, हो सकता है और मेरा पूरा यकीन है कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, देन द एस्केप वेलोसिटी, देन द एस्केप वेलोसिटी विल बी, एस्केप वेलोसिटी को क्या होगा। ठीक है, देखो सोल्यूशन में लिखता हूं डायरेक्ट। एस्केप वेलोसिटी आपको पता है ये किस चीज के बराबर है, 2gm/r√, ये फॉर्मूला। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट डायरेक्टली लिखते हैं कि √2 इंक्रीज हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं भाई, यहाँ पे मास में जो है r मौजूद है। ठीक है, तो इसकी जगह आप वो वाला वैल्यू लिखें जो कि हमारे पास था, क्या, रो 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर डाल दें वैल्यू, वी एस्केप इज इक्वल टू 2g रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई आर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे तो ये स्क्वायर रह जाएगा, ये रूट से निकल जाएगा। वी एस्केप इज इक्वल टू अंडर, ये दोनों मल्टीप्लाई करें 8/3 और ये इसके साथ पाई रो जी और ये होगा आर स्क्वायर। ठीक है, ये आर स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर चला जाएगा तो ये रूट इधर आ जाएगा, ये आर बाहर। तो अगर अब आर को अगर हम हाफ कर दें, ठीक है, आर को अगर हम हाफ कर दें मतलब है कि वी एस्केप, न्यू एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 8/3 पाई रो जी, आर डैश के लिए क्या होगा, आर डैश अब क्या है, आर डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ द आर, प्रीवियस का हाफ है तो यहाँ पे आर डैश की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, तो वी एस्केप डैश इज इक्वल टू √8/3 पाई रो जी r/2, वी एस्केप इज इक्वल टू √8/3 पाई रो जी आर और 1/2 यहाँ पे बाहर कर दें। ये किस चीज़ के बराबर है, ये एस्केप वेलोसिटी जो कि r के लिए इतना था, तो न्यू एस्केप वेलोसिटी जो है प्रीवियस एस्केप वेलोसिटी की हाफ हो जाएगी। तो मतलब है कि अगर आपको इस तरह भी दिया जा सकता है आंसर, हाफ या डबल या ट्रिपल इस तरह का, या इस तरह भी पूछा जाता है कि वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 11.2 किलोमीटर है हमारी इस आर के लिए, यहाँ पे जो हम हमारी अभी अर्थ है इसके लिए 2 है तो इसको 2 पे डिवाइड करें तो ये 5 × 10 6 × 12 किलोमीटर पर सेकंड।
5.6 किलोमीटर। क्लियर? अच्छा, ये है, ये एमसीक्यूज थे। टू प्लैनेट्स, अब ये भी एमसीक्यूज मैंने बनाए, ये एमसीक्यूज की तरफ भी थोड़ा मुतवज्जो हो जाएं। टू प्लैनेट्स, ये क्वेश्चन है कि टू प्लैनेट्स हैविंग सेम densities but r is equal to half of the other, r is equal to half of the other, the ratio of the gravitational potentials at their surface, MCQs है, two planets whose densities are same but r1 is equal to half of the r2, r1 जो है वो r2 के हाफ है, यानी एक की रेडियस, मतलब है एक इतना है, इसका रेडियस इतना है r1, ठीक है, और r2 जो है वो r2 ये 2 टाइम्स ऑफ द r1 है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है Vr1 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल R2 है, इन दोनों का रेशियो क्या होगा? देन रेशियो ऑफ gravitational potentials of these planets will be क्या होगी? ठीक है, वो क्या है? अब देखो, ये आपको तो पता है कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, तो उसका जो रिलेशन है वो r के स्क्वायर के साथ है, पता है ना? इस तरह देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर। फिर देखो, चूंकि r की बात डेंसिटी सेम है, जी एम की जगह हम क्या लिखेंगे? रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई आर, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। अगर यहाँ पे हमारे पास इसके लिए अगर हम लिख दें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर वन इज इक्वल टू, वो हमारे पास क्या हो जाएगी? R1। तो मतलब है अगर एक का दूसरे के डबल है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 4 टाइम ज़्यादा होगी ना, ठीक है ना, 4 गुना। तो gravitational potential ratio to gravitational potential of the second planet is equal to, चूंकि इसका रेडियस डबल है तो ये 4 और ये 1:4, क्योंकि इसका ताल्लुक आर स्क्वायर से, ठीक है। हमारे पास एक और इक्वेशन एमसीक्यूज है जो कि 2009 में आया था। एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट 2009 में मेडिकल में था मेरे ख्याल में, एमसीक्यूज 2009 मेडिकल, उसमें पूछा जी कि लाइट एंड हैवी बॉडी हैज सेम काइनेटिक एनर्जी, a light and heavy bodies has same kinetic energy, which one have greater momentum? दो बॉडीज है, एक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी जो है वो m है और बॉडी ये फर्स्ट बॉडी है, सेकंड बॉडी जो है वो हमारे पास कैपिटल M है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो मोमेंटम में किस बॉडी की ज़्यादा होगी? देखिए बिल्कुल आसान, तो आपको पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू क्या? 2m काइनेटिक एनर्जी अंडर द रूट, ठीक है। इससे पता चलता है कि मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m, मतलब है कि मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। तो
अब देखिए जो हैवी है उसकी मोमेंटम ज़्यादा होगी, तो आंसर आपके पास क्या होना चाहिए, हैवी। हैवी वन, ठीक है। लास्ट आखिरी एक एमसीक्यूज है और वो है 2010 इंजीनियरिंग में, 2010 इंजीनियरिंग में आया था और वो इंतहाई आसान है। एमसीक्यूज 2010 इंजीनियरिंग। वो इस तरह है कि हीट एनर्जी डिसिपेटेड बाय 40 वाट इन 10 आवर्स इज, हीट एनर्जी dissipated, heat energy dissipated by 40 watt in 10 minutes or 10 hours is, आंसर बताएं। आंसर में मुख्तलिफ आंसर दिए हैं, एक 1440 जॉल, दूसरा है 1440 जॉल, सी है 144000 और डी है 1440 जॉल, ठीक है। तो आंसर इंतहाई आसान है, आपको पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर क्या है 40 और ये वाट में दिया गया है तो SI है, SI यूनिट है। अब ये टाइम हमको 10 आवर्स में दिया है, अब इसको सेकंड में आपने कन्वर्ट करना है, तो 4 इंटू 10 आवर में कितने सेकंड है 3600 सेकंड, इसको मल्टीप्लाई कर दें, जो भी आंसर आएगा 144000 ट्रिपल है। आप इसे कैलकुलेट कर दे बस आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक आसान है, 1 2 3 4 0 लगाएं, ठीक है। आप 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 6 4 24, 4 3 12 14, इतना ये आंसर लास्ट वाला जो है ये आंसर। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच। और आपका अगर कोई MCQ कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, दोस्तों को भी बता दें और हमारी वीडियो को आम कर दें, हमें अप्रिशिएट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।